दोस्तों नमस्कार। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी का सेक्शन 154, 155 और 156 इन तीनों को समझने का प्रयास करते हैं और इन तीनों का क्या कोरिलेशन है उसको भी समझने का प्रयास हम करते हैं। जैसा कि सर्वविदित है, हम सभी को पता है कि सीआरपीसी ने ऑफेंसेस को कई भागों में बांटा हुआ है। बेलेबल, नॉन बेलेबल 2A में डिफाइन है, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल 2C 2L में डिफाइन है, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल 320 सीआरपीसी आप देख सकते हो। समन केस, वारंट केस भी एक प्रकार से डिफाइन है। 2X में उसकी परिभाषा है वारंट केस की, ठीक है। तो अब हमें बात करना है केवल कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, मतलब कॉग्निजेबल को 2C में डिफाइन करा है और नॉन कॉग्निजेबल को 2L में सीआरपीसी में डिफाइन किया हुआ है। 154, 155, 156 किनकी बात कर रहा है? वो देखो 106 से लगाकर 153 तक, मतलब 153 सेक्शन तक क्या थे? प्रिवेंटिव डिटेंशन, अपराध ना हो। लेकिन अब अपराध हो चुका है तो पुलिस किस तरीके से कार्य करेगी, पुलिस को कितना पावर देना है, कितना पावर नहीं देना है। पुलिस एक आर्बिट्ररी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो मर्जी पड़े, जो मन पड़े वो कर सकती है। इसीलिए आर्टिकल 21, 22 का बैलेंस बनाकर चलना है सीआरपीसी को। पुलिस की पावर को कंट्रोल भी करना है और उसको रेस्ट्रिक्ट भी करना है। आइए सुंदरता को देखते हैं कि किस तरीके से सीआरपीसी ने पुलिस को कंट्रोल किया हुआ है। सीआरपीसी इज अ लॉ जो पुलिस को क्या करता है? पावर देता है, पर एट द सेम टाइम कंट्रोल भी करता है कि ऐसा ना हो कि ज्यादा पावर दे दे और न्याय की व्यवस्था पुलिस के हाथों में चली जाए। सेक्शन 154, दो प्रकार के अपराध है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, डिफाइंड अंडर सेक्शन 2C, डिफाइंड अंडर सेक्शन 2L ऑफ सीआरपीसी। कॉग्निजेबल की बात हो रही है 154 में, इसकी बात हो रही है 156 में, इसकी बात हो रही है 155 में। आप ऐसा मान सकते हैं कि दो सेक्शन इसके लिए और एक सेक्शन यहां पर नॉन कॉग्निजेबल मामलों के लिए वहां पर मौजूद है, अवेलेबल है। आइए कंटिन्यू करते हैं। 154 में 3 सबसेक्शन है। पहला वाला बोलता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की जब इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? एफआईआर। मतलब एफआईआर शब्द सीआरपीसी में कहीं भी मौजूद नहीं है। इसकी जो शिकायत होती है उसको आप एफआईआर बोलते हो, इसकी जो शिकायत होती है उसको आप एनसीआर बोलते हो, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो 154 के 1 क्या बोलता है कि जब भी किसी पुलिस ऑफिसर को, और किसकी बात कर रहा है वो? ओनली ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। कहां पर डिफाइंड है? 2O में डिफाइंड है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। और उसकी परिभाषा बोलती है कि इसका मतलब केवल टीआई नहीं है। टीआई अगर छुट्टी पर गया है, गांव गया है, घूमने गया है शहर में, मतलब है ना, उसकी ड्यूटी पे गया है, ऐसी परिस्थिति में जो भी सुपीरियर पुलिस ऑफिसर वहां पर मौजूद है, एएसआई, एसआई, वो भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हो सकते हैं। हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल से ऊपर की जो रैंक के लोग हैं वो आपके ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन 2O की परिभाषा में हो सकते हैं। तो आप जाओ थाने पे, आपको या तो टीआई मिलेगा, वेल एंड गुड, वही है आपका कौन? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। वो नहीं है तो कौन? एएसआई, एसआई, जो भी सीनियर मोस्ट पोजीशन अवेलेबल हो, वो क्या हो जाएगा भैया? आपका ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अब उसके ऊपर ड्यूटी इंपोज करेगी। जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आए, वो व्यक्ति आपके पास दो प्रकार की सूचनाएं लेकर, दो प्रकार की शिकायत लेकर आपके सामने वो आ सकता है। कौन कौन सी भैया? या तो होगी वो कॉग्निजेबल मतलब गंभीर अपराध, एक होगी नॉन कॉग्निजेबल मतलब कम गंभीर अपराध। दो में से कोई एक तो होगी। अगर कॉग्निजेबल है तो क्या दर्ज करना है? एफआईआर। अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो क्या दर्ज करना है? एनसीआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वर्सेस नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। कॉग्निजेबल वाले मामले में क्या है पता है? जो कॉग्निजेबल, इसमें दो पावर होती है पुलिस के पास। अरेस्ट कर सकती है बिना परमिशन के, बिना वारंट के, और इन्वेस्टिगेशन कर सकती है बिना ऑर्डर के। इसी का अपोजिट होता है नॉन कॉग्निजेबल, जहां पर अरेस्ट के लिए क्या चाहिए? वारंट चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या चाहिए? ऑर्डर चाहिए। अब ये भेदभाव कैसा? देखो समझना, मैंने पहले बोला है कि पुलिस पर लॉ को विश्वास नहीं है। आपको होगा, मेरे को होगा, लॉ को नहीं है। अगर लॉ को होता तो ट्रायल होती ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन करती, एसपी साहब सजा सुना देते। पुलिस अविश्वसनीय है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि आपको ट्रायल करना पड़ रही है। तो अगर कोई दुख की बात नहीं है कि अगर हम ये कहें कि पुलिस पे विश्वास नहीं है, लॉ को नहीं है। अगर होता तो ट्रायल की प्रक्रिया ही नहीं होती, सीधा सजा दे देते भैया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, पर ऐसा होता है? नहीं होता है। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल में क्या होता है। तो 154 बोल रहा है कि अगर किसी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना दी जाए, किस प्रकार का अपराध घटित हुआ है, इट इज मैंडेटरी फॉर हिम टू रजिस्टर एफआईआर। ललिता कुमार का केस भी है यूपी वाला, क्या बोला गया है
कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है मतलब एफआईआर है तो आपको क्या करना है, एफआईआर दर्ज करना ही है। आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार का ऑप्शन नहीं है। ललिता कुमार के केस में कुछ एक्सेप्शन भी है, किसी और वीडियो में अपन देखेंगे। 4-5 सिचुएशन है जहां पर आप छोटी सी इंक्वायरी कर सकते हो, है ना। मैट्रिमोनियल केसेस में बोला गया है ना, मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में बोला गया है। अगर एफआईआर डिले है तो वहां पर सब कुछ 5-6 केसेस वहां पर बताए हुए हैं। यस, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को आपने क्या दी भैया, सूचना दी किस बात की, कि हमारे साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हुआ है। क्या 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 करेगा भैया, वो उसको दर्ज करेगा। वो अगर ओरल है तो राइटिंग में रिड्यूस करेगा, अगर राइटिंग में है तो वेल एंड गुड, लेकिन ओरल अगर है तो क्या होगा, राइटिंग में रिड्यूस करेगा, उसको रीड और करेगा, मतलब उसको पढ़ के सुनाएगा कि देख भाई तूने जो बोला यही है ना, उससे साइन करवाएगा और 154 के 2 में उसको कॉपी भी देगा और अपनी जनरल डायरी में भी उसको नोट करेगा ताकि पता चले सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को कि थाने पे क्या चल रहा है, कब एफआईआर आ रही है कब नहीं आ रही है। तो 154 की पहला जो पैरा है जो महत्वपूर्ण है क्या बोल रहा है कि जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन किसी पुलिस वाले को दी जाती है तो उसका काम है कि वो उसको एफआईआर में दर्ज करे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के रूप में दर्ज करे। और एफआईआर का मतलब ये है कि अपराध कौन सा कॉग्निजेबल है। क्या मतलब है इसका मतलब है कि पुलिस के पास गिरफ्तार करने के भी अधिकार है बिना वारंट के और इन्वेस्टिगेशन करने के भी अधिकार है बिना वारंट के। 154 के 2 में कॉपी उसको दी जाएगी इन्फॉर्मेंट को, ताकि बाद में आप अगर एफआईआर में चेंज वेंज कर सको तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। 157 में यही कॉपी एफआईआर की मजिस्ट्रेट को भी दी जाती है। अब 154 का थर्ड पार्ट वो क्या बोल रहा है कि अगर मान लो टीआई साहब जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू होमसोएवर इट मे बी कंसर्न जो भी है, अगर वो आपके एफआईआर दर्ज नहीं करते तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है आपको, एसपी साहब को लिखना लेटर। सर ये लेटर क्यों, अरे उस जमाने में लेटर ही चला करते थे, आज तो आप व्हाट्सएप भी कर दोगे ना एसपी साहब को काम चल जाएगा, ईमेल कर दोगे काम चल जाएगा, टेलीग्राम अभी वाला कर दोगे तो काम चल जाएगा। तो आप कर सकते हो, वो जमाना वैसा था। आज आप सीधा एसपी साहब के पास जा भी सकते हो। मतलब सीआरपीसी ये नहीं चाहता था कि हम उस जमाने में 1973 में जब ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, जब नितिन गडकरी हमारे रोड मंत्री नहीं हुआ करते थे तो सड़कें भी नहीं थी भैया पूरे देश भर में, तो ऐसी परिस्थिति में वो किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकते थे कि तू अपनी शिकायत करने के लिए गांव से निकल के खर्चा करके बस में बैठ के या गाड़ी करके तू अपना समय बिगाड़ के तू जिले में जा जहां पर एसपी साहब उनसे टाइम ले और हो सके वो छुट्टी पे गए और नहीं मिले हो तो सीधे बोल कि तुम पत्र से लिख दो, तुम्हारी बात पहुंचना महत्वपूर्ण है। अगर आप सीधे पहुंच सकते हो वेल एंड गुड यार, बहुत अच्छी बात है। तो 154(3) ये कहीं भी नहीं कहता कि आप सीधे एसपी साहब के पास नहीं जा, अरे बिल्कुल जाओ भाई बिल्कुल जाओ, आपके लिए ही वो ड्यूटी पर है। अगर एसपी साहब को लगता है कि मामले में दम है तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन भैया करवा सकते हैं। तो ये 154 के तीनों क्लॉज अपने यहां पर पढ़ लिए। इसमें एक बात ये भी है कि अगर महिला के विरुद्ध अपराध हुआ है तो वैसी परिस्थिति में महिला पुलिस ऑफिसर ही क्या करेगी, उसको कोशिश करते हैं और बनते हैं उसको दर्ज करेगी। क्योंकि क्या होता है कि एफआईआर इज वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस, क्योंकि कॉरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस भी है और कॉन्ट्रेडिक्टरी पीस ऑफ एविडेंस भी है। 145 इंडियन एविडेंस एक्ट में भी यूज होता है, 157 एविडेंस एक्ट के लिए भी यूज होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर महिला, कई बार क्या होता है शर्म के कारण, लिहाज के कारण वो अपनी पूरी शिकायत दर्ज नहीं करा पाती, ऊपर से बोल देती कि हाँ सर वो छिड़कानी करी थी, ऐसा करा था वैसा करा था। लेकिन अगर आपने ये सारी बातें नहीं बताई तो ठीक से हम उसको कन्विक्ट नहीं कर पाएंगे। हमें सारे एविडेंस चाहिए, सारी बातें चाहिए, विटनेस सारी बातें बोलना भी चाहिए। तो ये सारी चीजों की आवश्यकता है। इसलिए कई बार महिला पुलिस ऑफिसर पुरुष पुलिस ऑफिसर के महिला जो विक्टिम होती है वो पुलिस जो पुरुष है उसके सामने बोलने में हिचकिचाती है, तो क्या बेहतर होगा कि महिला पुलिस ऑफिसर अगर उसके सामने होगी तो वो अपनी शिकायत को पूर्ण रूप से बता पाएगी और महिला पुलिस ऑफिसर को असिस्ट भी कर पाएगी कि आपको ये सारी बातें हमको बताना होगी, जिसे लेखबद्ध वहां पर किया जाएगा। नेक्स्ट 154 के बाद आता है 155, लेकिन हम पढ़ते फिलहाल 154 के साथ 156, इसके भी 3 क्लॉज है उनको पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं हम 155 के ऊपर। 156 का फर्स्ट क्लॉज क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है बिना किसी ऑर्डर के। मतलब जैसे ही आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिले, अर्थात आपने उसकी एफआईआर दर्ज कर ली है, इसका मतलब है कि आपके पास इन्वेस्टिगेशन पावर एब्सोल्यूट है, आपको किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। अगला क्या है, अगर मान लो किसी दूसरे थाने के अधिकारी ने या मामला वहां दर्ज होना था यहां दर्ज हो गया है ना, जुरिडिक्शन नहीं था आपके पास, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कर ली, कोई लोड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, अलाउ कर रखा है कि मान लो कभी हो भी जाए तो चल जाएगा। इसका डर है। मजिस्ट्रेट की पावर है इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने की। 190 में अगर मजिस्ट्रेट जब कॉग्निजेंस ले रहा है तो उसके पास पावर है कि वो जो इन्वेस्टिगेशन यहां पर होती है वो उसका आदेश कर सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण पावर है। 156(3) बताता है पुलिस को कि आपके एफआईआर दर्ज करने न करने पर, इन्वेस्टिगेशन करने न करने पर अभी लॉ जिंदा है।
156(3) की पावर केवल इन्वेस्टिगेशन करवाने की नहीं है, एफआईआर का भी बोल सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन तो करवा ही सकते हैं, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का भी बोल सकते हैं, और तो और फर्दर इन्वेस्टिगेशन का भी बोल सकते हैं। 156(3) के पावर मजिस्ट्रेट को है, सेशन को नहीं है, हाई कोर्ट को नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पावर मजिस्ट्रेट्स को दे रखी है कि वो चाहे तो मामले का इन्वेस्टिगेशन, मतलब न्याय के लिए अगर पुलिस अड़ जाए तो जज साहब आदेश दे सकते हैं कि भैया इन्वेस्टिगेशन करिए। हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ न प्राप्त हो, अच्छा मजिस्ट्रेट साहब ये ऑर्डर कदापि नहीं कर सकते और कभी नहीं कर सकते कि आप चार्जशीट पेश करिए, असंभव। आप ये बोल सकते हो आप पुलिस रिपोर्ट पेश करिए, वो चार्जशीट के रूप में भी हो सकती है, वो क्लोजर रिपोर्ट के, खात्मा रिपोर्ट के रूप में भी हो सकती है। मतलब मामले में दम हो सकता है तो क्या होगा, चार्जशीट पेश होगी, इन्वेस्टिगेशन में कुछ मिला ही नहीं तो क्या पेश होगा, क्लोजर रिपोर्ट पेश होगी भैया। तो मजिस्ट्रेट साहब ऐसा प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेशन करने का बोल सकते कि भैया इन्वेस्टिगेशन करिए और उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकले वो हमारे सामने आप पेश कर दीजिए। सेक्शन 169 बात करता है क्लोजर रिपोर्ट की, 170 बात करता है आपकी चार्जशीट की, और ये दोनों ही रिपोर्ट्स, चाहे वो क्लोजर रिपोर्ट हो चाहे वो चार्जशीट हो, कहां पर पेश होती है, सेक्शन 173 के सब क्लॉज 2 में जाकर वो पेश होती है। ठीक है, तो ये क्लियर है पार्ट। अब देखते हैं सेक्शन 155, इसकी भी 4 बातें, 1 2 3 4। आइए देखते हैं। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मतलब जो ऑफेंस क्या है भैया, छोटे छोटे ऑफेंस में इस प्रकार की रिपोर्ट आपकी होती है। समझने वाली बात यह कि इसकी एनसीआर दर्ज होगी, एनसीआर दर्ज होगी मतलब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, मतलब पुलिस वाले उसको भगाएंगे नहीं, वो उसकी सूचना को दर्ज करेंगे ही करेंगे। और क्या करेंगे, उसको दर्ज करके उसको बोलेंगे भैया किसके पास चले जाओ, आप रिफर टू मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट साहब के पास आप चले जाओ। नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि आपके पास अगर यहां से ऑर्डर आता है, मजिस्ट्रेट चाहे तो क्या कर सकता है, आपको ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन दे सकता है। जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो आपके पास सारे पावर होंगे, पर अरेस्ट के पावर आपके पास फिर भी नहीं होंगे। मतलब केवल ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन से वो मामला कॉग्निजेबल नहीं बन जाता, क्योंकि कॉग्निजेबल में तो आपको पावर है कि आप बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकते हो, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन का आदेश होने के बावजूद भी आप उसको अरेस्ट करने का पावर नहीं दे रहे हो। और यहां पर बोला है कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों केस है तो उसे कॉग्निजेबल केस या कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। जब एक से अधिक ऑफेंस होंगे तो अल्टीमेटली उसकी क्या हो जाएगी भैया, एफआईआर हो जाएगी, वो 154 में फॉल कर जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते कि कॉग्निजेबल में एफआईआर करा दी, नॉन कॉग्निजेबल में एनसीआर करा दी, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये था भैया आपका सेक्शन 154, 155 और 156। इसके बाद शुरू होता है सेक्शन 157 से प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।